the second lecture, and in this lecture we are interested to discuss as the first point, that is a Newton's law of gravitation. लास्ट लेक्चर में तुमने पढ़ा था कि व्हाट डू यू कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्स, देन केपलर्स लॉ, सर्कुलर मोशन, सेंट्रिपिटल फोर्स, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन. ये लास्ट लेक्चर में मैंने सब कंसेप्ट लिया था, है ना. अब ये केपलर्स के बाद में जो केपलर्स का जो 3 लॉस थे और उसके पास का जो डेटा था वो स्टडी करने के बाद में न्यूटन्स में ये जो बॉडीज है, 2 बॉडी है, इसके बीच में एक फोर्स डेवलप होता है ना. सपोज ये एक बॉडी है, ये मेरे पास एक बॉडी है और ये दूसरी वाली बॉडी है. ये यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडी लो यूनिवर्स की, उसके बीच में क्या होता है, फोर्स डेवलप होता है. और जो फोर्स का जो नेचर है वो अट्रैक्टिव नेचर रहता है ना. और वो जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड्स है, ये लॉ, ये न्यूटन्स ने ये लॉ में कहा है ना. ये लॉ में आपको स्टडी करना है. तो मैं क्या करता हूँ कि न्यूटन्स क्या बोलता है, सपोज ये एक बॉडी है मेरे पास, ये बॉडी का मास कितना है, m1 है. ये सेकंड बॉडी है, ये कौन सी बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है. ये बॉडी का मास कितना है, m2 है ना. अब ये सेंटर पॉइंट है. ये दोनों बॉडी के बीच में का जो डिस्टेंस है, सपोज d इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज. ये d क्या है, 2 बॉडी के बीच में का डिस्टेंस है ना. उसके बाद में क्या होता है, सपोज ये दिस इज द F इज द फोर्स, F इज द फोर्स है ना. ये क्या है, F क्या है, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है ना. तो दिस F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये 2 बॉडी के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तैयार होता है. ये न्यूटन ने उसके लॉ में कहा है. तो न्यूटन क्या बोलता है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हो रहा है 2 बॉडी के बीच में, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड है ना. बॉडी के जो दोनों बॉडी का मास कितना है उसके ऊपर डिपेंड है ये. और एक पैरामीटर किसके ऊपर डिपेंड है, ये जो फोर्स है ये 2 बॉडी के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है. 2 बॉडी के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड है. फिर कैसा डिपेंड है, न्यूटन कहता है कि ये जो फोर्स है, यदि मासेस को यदि बढ़ा देंगे तो ये 2 बॉडी का बीच में का जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा है ना. ये 2 बॉडी के बीच में का जो डिस्टेंस है उसको यदि इंक्रीज करेंगे आप, तो ये जो फोर्स है वो फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है. यानी मास को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होता है, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होता है. तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये न्यूटन ने उसकी ये लॉ में कहा है ना. तो मैं ये जो लॉ है ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ पहले तो, है ना. तो F इज द फोर्स, gravitational force, F is the gravitational force of attraction, is directly proportional to ये m1 m2 m1 multiply by m2. तो ये प्रोडक्ट ऑफ masses of 2 bodies है ना. m1 multiply by m2 means प्रोडक्ट ऑफ masses of 2 bodies. so F क्या है, gravitational force of attraction directly proportional to product of masses of 2 bodies and इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है ना. स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज, 2 बॉडी के बीच में का जो डिस्टेंस है उसका जो स्क्वायर है, उसके स्क्वायर के हिसाब से तो वैरी होता है यहाँ पे. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट में मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, तो उसको वर्ड में लिखते हैं. तो क्या है, F क्या है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. इट स्टेट दैट gravitational force of attraction, gravitational force of attraction is, है ना, कैसा ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली proportional to product of masses of, is directly proportional to product of masses of two bodies
and inversely proportional to क्या है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ये स्टेटमेंट है थियोरेटिकल फॉर्म में, है ना, वर्ड के फॉर्म में मैंने लिखा है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा, बस में वर्ड के फॉर्म में मैंने वही उसी को लिखा है फिर से। अभी ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, यही मैंने यहाँ पे लिखा है ना। अभी ये प्रोपोर्शनल का सिंबल को यदि निकाल देंगे आप, तो इसको मैंने प्रोपोर्शनल का सिंबल को निकाल दिया है यहाँ पे, तो ये आएगा इक्वल टू के बाद में आपको पता है कि ये क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो g इज द कांस्टेंट, उसके बाद में आएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, d स्क्वायर। तो ये आपको एक फार्मूला मिला, f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज g? g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। g क्या है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू रहता है, ये रहता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, इसका यूनिट रहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी f और d ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी m को बढ़ा देंगे तो f बढ़ जाएगा, d को बढ़ा देंगे तो f घटेगा यानी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यस को यदि मैं इंक्रीज करता हूँ d को, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, तो मैंने ये d को डबल कर दिया, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज गेट डबल, तो ये f क्या करेगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, इफ डिस्टेंस d is double, then f decreases by डबल है, डबल मीन्स 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 टाइम्स डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, है ना। ये अभी डबल किया तो 4 टाइम्स से डिक्रीज हो रहा है, मैंने इसको ट्रिपल किया तो 3 टाइम्स किया तो ये स्क्वायर के फॉर्म में डिक्रीज हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना है, 9 टाइम्स से 4 डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। सो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, और न्यूमेरिकल इसी के बेस के ऊपर है, ये फार्मूला मैक्सिमम न्यूमेरिकल में यूज होता है। ठीक है, तो ये जी क्या है, जी m1 m2 क्या है, कोई भी 2 बॉडी है यहाँ पे। ठीक है, तो वही अभी यहाँ पे ये जो फार्मूला है, मुझे मेरे पास एक अर्थ सरफेस है, सपोज ये सेम फार्मूला आपको यूज करना है, ये एक बॉडी है, ये बॉडी है, और दूसरी वाली ये अर्थ है ना। तो ये फार्मूला यदि मुझे अर्थ के लिए यूज करना है यहाँ पे, तो ये अर्थ का रेडियस r, ये अर्थ का रेडियस है r, बॉडी का रेडियस अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में कम है, तो उसको निग्लेक्ट करते हैं जनरल। ठीक है, तो ये अर्थ का रेडियस है, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसका मास कितना है, कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है ना। तो इसके लिए यदि ये जो फार्मूला लिखना है मुझे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू G। अब यहाँ पे m1 m2 नहीं लिखना है, तो कौन सी 2 बॉडीज है, मास कितना है, अर्थ का मास कितना है m, और बॉडी का मास कितना है m। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, r स्क्वायर आएगा ये। और सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, खाली यहाँ पे 2 बॉडीज थी, कोई भी 2 बॉडी थी, यहाँ पे एक बॉडी अर्थ है, दूसरी एक बॉडी है।
अर्थ और बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हो रहा है दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर मींस रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस, है ना। ये जो r है ये क्या है आपका रेडियस ऑफ अर्थ, और ये जो कैपिटल M है ये क्या है आपका मास ऑफ अर्थ, और ये जो स्मॉल m है ये क्या है आपका मास ऑफ बॉडी। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में यहाँ पे ये याद रखना है यहाँ पे, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है नेक्स्ट पॉइंट में, इक्वेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में तुमने पढ़ा है कि मैंने बोला था सेंट्रीपिटल का मीनिंग होता है टुवर्ड्स द सेंटर, जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होता है, और जो फोर्स सेंट्रीपिटल। सो इन सेकंड लेक्चर सेकंड पॉइंट आफ्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेकंड पॉइंट इज दैट इज द इक्वेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन डिराइव करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो इनिशियल इक्वेशन है वो मैंने बोला था आपको, है ना। क्या है इनिशियल इक्वेशन, वी नो दैट centripetal force is equal to mass into centripetal acceleration. So centripetal force F is equal to m v square upon r, ये आपका इक्वेशन है, इनिशियल इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 कहा, ठीक है। अभी स्पीड इज इक्वल टू क्या इक्वेशन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका जनरल इक्वेशन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये मैं 1 रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करना है मुझे, तो डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई, और कितना टाइम कैपिटल टी दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड, है ना। तो फॉर 1 रिवॉल्यूशन यहाँ पे लिखता हूं मैं, फॉर 1 रिवॉल्यूशन v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करती बॉडी 2 पाई, है ना। r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना, और कैपिटल T इज द टाइम पीरियड, है ना। एक रिवॉल्यूशन के लिए कैपिटल T इतना टाइम पीरियड लगता है। सो v इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t, है ना। ये जो वैल्यू है v की ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, है ना। पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। अभी मैं ये जो वैल्यू v की इक्वेशन में 1 में पुट करने के बाद में f इज इक्वल टू क्या आएगा m r एज इट इज, v की जगह पे क्या लिखना है आपको 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। अभी उसका क्या है स्क्वायर है, तो सबका स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। और सिंप्लीफाई करता हूं मैं इसको, f इज इक्वल टू m 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, है ना। सॉरी ये r रहेगा यहाँ पे, है ना। r एज इट इज, m एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर, और t का स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे केप्लर्स लॉ यूज करना है। अरे केप्लर्स लॉ क्या कहता है, केप्लर्स लॉ के बारे में मैंने बोला था आपको, क्या है केप्लर्स लॉ, ये जो टी स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है आर क्यूब, है ना। ये केप्लर्स ने बोला है, टाइम पीरियड स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ये केप्लर्स का लॉ था। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, मैंने प्रोपोर्शनल का सिंबल निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, के इज इक्वल टू क्या आएगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो 1 अपॉन के इज इक्वल टू क्या आएगा आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे टी स्क्वायर तो है, यहाँ पे मुझे 1 अपॉन के पुट करना है, तो मुझे आर क्यूब ऊपर चाहिए टी स्क्वायर नीचे होना चाहिए। तो मुझे आर स्क्वायर ऊपर है टी स्क्वायर नीचे है, तो टी स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर क्यूब है, तब तक मैं आर क्यूब जब तक नहीं आएगा तब तक मैं 1 अपॉन के की वैल्यू पुट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन को, ये r से मल्टीप्लाई करता हूँ, r से डिवाइड करता हूँ, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय r, इससे मैंने r से मल्टीप्लाई किया r से डिवाइड किया। आपको पता है मैथमेटिकल रूल कि कोई भी इक्वेशन को यदि 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया तो क्या होता है, उसका जो रेशियो आता है 1 आता है, और 1 ये ऐसी क्वांटिटी है
कोई भी क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू में क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैंने किया, r डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 1, और 1 को एक इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, मैथमेटिकली ये करेक्ट है। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा सा, यम ये आएगा 4 पाई स्क्वायर m, 4 पाई स्क्वायर m, ये r इंटू आर स्क्वायर दैट इज आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे ये जो आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर है, यहाँ पे 1/k पुट कर सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा बाय केपलर्स लॉ, बाय केपलर्स लॉ, बाय केपलर्स लॉ। f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर दैट इज 1/k, तो 1/k मीन्स नीचे k लिख दो, ये ऊपर 1 आएगा, 1 इंटू दिस क्वांटिटी सेम रहेगा, तो नीचे k लिख दिया। अब ये इक्वेशन मिला मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का, है ना, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी ये इक्वेशन को यदि ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे पाई जो है ये कांस्टेंट है, 4 जो है कांस्टेंट है, m की वैल्यू मास चेंज नहीं होता, मास को आप कहीं भी मेजर करो, कोई भी बॉडी समझो, एक अर्थ मून पे लेके गया मैंने, मून पे जो सपोज 1 kg मास है उसका, तो अर्थ पे लेके आया तो अर्थ पे भी कितना मिलेगा मुझे, 1 kg मिलेगा। तो डिस्टेंस वैरी होने की वजह से वो मास क्या होता है, चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये k भी क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल ये r स्क्वायर है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, r स्क्वायर है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये वैरी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, है ना। ये कैसा वैरी होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से वैरी होता है, फोर्सेस लॉ के हिसाब से, इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो डिफरेंस बिटवीन मास, ये तो सेकंड पॉइंट को होल्ड किया मैंने अभी ये थर्ड पॉइंट है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अभी अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको और एक नाम है, इसको दिखाते हैं जी से, और सेकंड उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब, है ना। तो ये सेकंड नाम है। तो आपको पता है कि कोई भी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कब होता है, जब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है ना। तो जनरल डेफिनेशन क्या, एक्सेलरेशन की चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो आपको जनरली देखेंगे आप लॉज ऑफ मोशन में लास्ट ईयर में पढ़े हो कि लीनियर एक्सेलरेशन रहता है ना, लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज a, है ना, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये तुमने लास्ट ईयर लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था। लेकिन ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है ये कब मिलता है, जब बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होती है ना। जब बॉडी लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर में स्ट्रेट लाइन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं मूव होती। जब कोई भी बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होती है तो उसके ऊपर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। कौन सा फोर्स एक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। यानी जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डेवलप होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन में रहता, दैट इज नॉट ए, है ना। जब तक आप कोई भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी के ऊपर, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं हो जाएगी, तब तक आपको लीनियर एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, है ना। तो लीनियर एक्सेलरेशन कब मिलता है, व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, एंड ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फोर्स दैट बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। सो स्ट्रेट लाइन पाथ, और जब वो फोर्स की वजह से क्या होती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और वो वेलोसिटी चेंज की वजह से आपको एक्सेलरेशन होता है, ये लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। वहाँ पे ग्रेविटी नहीं रहती है।
है ना। लेकिन जो प्योर ग्रेविटेशनल फोर्स थी, बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव होती है और डाउनवर्ड मूव होती है, और ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, इन दैट केस वी गेट दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया मैंने कि लीनियर एक्सेलरेशन कब मिलेगा आपको, जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कब मिलेगा कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है वो बॉडी के ऊपर, ओनली क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, और बॉडी कैसी मूव हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल मोशन से बॉडी मूव हो रही है। तो ये कंडीशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेवलप होने की। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो डेफिनेशन क्या आएगी, डेफिनेशन यहाँ पे डिफिनेशन क्या आएगी, एक्सेलरेशन डेवलप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन डेवलप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, कॉल्ड एज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने, ठीक है। तो ये अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो जब बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन से मूव हो रही है और बॉडी के ऊपर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, तब आपको क्या मिलता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। तो उसका डेरिवेशन, उसका फार्मूला निकालते हैं कैसा है और किसके ऊपर वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड रहता है। तो वी नो दैट, आपको पता है कि बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ में क्या है, ये तुम्हारा एक बॉडी है, इसका मास स्मॉल m है, ये तुम्हारा अर्थ है, उसका मास कैपिटल M है ना, और इसका जो रेडियस है ना, रेडियस कितना है, r है, रेडियस कितना है इसका, r is the radius of earth, m is the capital M is the mass of earth and small is the mass of body। इसके लिए मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसा यूज करना है मैंने आपको बताया था। F इज इक्वल टू क्या आएगा, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 कहा। अभी न्यूटन्स सेकंड लॉ में तुमने देखा था, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ F इज इक्वल टू क्या रहता है रे, हमें रहता है ना। बाय 9th में आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हो कि F इज इक्वल टू ma, लेकिन ये क्या है, ये लीनियर एक्सेलरेशन। जब आप बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी का क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, और वो वेलोसिटी की वजह से आपको लीनियर एक्सेलरेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये जो मोशन है ये प्योरली ग्रेविटेशनल मोशन है, क्योंकि वो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो यहाँ पे न्यूटन्स सेकंड लॉ यदि अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, F इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे मैंने बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या आएगा यहाँ पे, F इज इक्वल टू क्या आएगा, M इज इक्वल टू mg, दिस इज द इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वेशन की क्या है, सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड यदि सेम है कोई भी इक्वेशन की, तो मैथमेटिकली क्या रहेगी, राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या डिसाइड कर सकते हैं, तो क्या आएगा आपका, mg इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये स्मॉल m है, ये स्मॉल m है, ये क्या हुए, कैंसिल हुए यहाँ पे। तो g की वैल्यू मिली मुझे g m अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ सरफेस। ये क्या है, इक्वेशन फॉर अर्थ, इक्वेशन फॉर
अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन कहाँ पे, लेकिन अर्थ सरफेस, क्योंकि बॉडी अर्थ सरफेस पे, बॉडी कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे। अब बॉडी, सपोज एक बॉडी है वो एक h हाइट के ऊपर है, तब आपका अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, है ना। सो इफ बॉडी इज एट height h, if body is at height h, then gh, acceleration due to gravity at height h is equal to gm। अब ये r में रहेगा, r प्लस हाइट h, तो क्या आएगा वो, तो डिस्टेंस क्या आएगा, r प्लस h, उसका क्या आएगा, होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन आपको वो टाइम पे आपको यूज करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था ये लेक्चर का, है ना। अभी लास्ट पॉइंट देखना है आपको, तो क्या देखना है कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, है ना। तो अभी तक पता नहीं चला आपको, जनरली फाइनली क्या रहता है कि कंफ्यूजन रहता है कि मास किसको बोलते हैं और वेट किसको बोलते हैं, है ना। तो जनरली क्या है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो वो टाइम पे आपका मास किया जाता है, वेट किया जाता है, आप बोलते हो मेरा वेट 50 kg है ना। एक्चुअली वो वेट नहीं है, डॉक्टर के पास जाने के बाद में जो वेट बैलेंस नहीं, वो मास बैलेंस रहता है ना, क्योंकि वो जो क्वांटिटी है वो केजी में दिखाता है, और कोई भी जो क्वांटिटी है केजी ग्राम में यदि आती है तो दैट इज नॉट ए मास, सो दैट इज नॉट ए वेट, इट इज ए मास, है ना। आप आपके बॉडी का मास मेजर करते हो, है ना। तो देखते हैं क्या है डिफरेंस इसमें। तो लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पे टुडेज लेक्चर का, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। तो मैं दो कॉलम करता हूं यहाँ पे, एक तो सीरियल नंबर है ना, यहाँ पे मैंने मास के बारे में लिखूंगा और यहाँ पे वेट के बारे में लिखूंगा। तो एक थोड़ा सा कॉलम खींच लिया मैंने यहाँ इसको, और ये मेरा वेट का कॉलम है, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट मास का डेफिनेशन बनाते हैं। व्हाट इज मास? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन द मैटर, है ना, कंटेन इन द बॉडी। ये क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब अमाउंट ऑफ मैटर बोलते हैं उसको, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी। वो बॉडी में कितना मैटर है आपका, वो मैटर कितने, वो बॉडी कितने मैटर से बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज द मास। अभी वेट क्या है? वेट ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है। ये वेट क्या है? एक वन टाइप का फोर्स है। सो वेट इज इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। ये डेफिनेशन है ना, वेट इज ए वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। एक पहला डिफरेंस हुआ, है ना। सेकंड है मास इज मेजर्ड इन केजी। एसआई यूनिट ऑफ मास, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, है ना। एसआई यूनिट ऑफ वेट न्यूटन। अब देखो एसआई यूनिट न्यूटन का, वेट का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है, यानी जो भी क्वांटिटी न्यूटन में रहेगी यू कैन से इट इज ए न्यूटन, इट इज ए वेट, है ना, वो फोर्स रहता है।
जो क्वांटिटी केजी में रहेगी दैट इज ए मास। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो और आपका वेट बैलेंस के ऊपर जो आपको जो रीडिंग मिलता है दैट रीडिंग इज ए मास ऑफ बॉडी, दैट रीडिंग इज ए मास ऑफ बॉडी, दैट इज नॉट ए वेट ऑफ बॉडी। आप ब्लाइंडली कहते हो कि ये मेरे बॉडी का वेट है, लेकिन वो तुम्हारे बॉडी का वेट नहीं है, वो तुम्हारे बॉडी का क्या रहता है, मास रहता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये जो मास है ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मास को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है ना। मास ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन ये कौन सी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसको इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन टू डिफाइन। इसको यदि डिफाइन करना है तो मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए ये इसको क्या कहते हैं, स्केलर बोलते हैं इसको। अगर वेट जो है, मैंने यहाँ पे बोला था वेट इज ए वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। इसका मतलब क्या है, एक फोर्स है और वो कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन है। तो ये कौन सी क्वांटिटी आएगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब मुझे क्या करना, मुझे यदि वेट को यदि डिफाइन करना है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी पता होना चाहिए और उसकी मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, सपोज मैंने बोला ये 20 न्यूटन वेट है बॉडी का और ये कैसा एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये 20 न्यूटन जो है ये उसकी मैग्नीट्यूड हुई और ये जो एरो मैंने दिखाया ये डायरेक्शन हुई। इतना यदि आप बोलेंगे तब जाके वेट डिफाइन होने वाला है। लेकिन मास के बारे में वैसा नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा 20 kg ऑफ मास, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है डिफाइन करने के लिए, इसको डायरेक्शन की जरूरत है डिफाइन करने के लिए। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाली स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो उसके बाद में लास्ट पॉइंट है, अब ये जो फोर्थ पॉइंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर। अभी ये जो मास है ना, it does not cost, does not cost। ये क्या है, जो मास है, ये मास क्या है, ये ऐसी क्वांटिटी है कि वो चेंज नहीं होती, है ना। उसकी पोजीशन यदि चेंज की तो भी क्या होती है, मास क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉडी ली, सपोज ये मेरे पास एक बॉडी है, इसका मास सपोज 200 ग्राम है ना। ये बॉडी का मास कितना है, 200 ग्राम। और सरफेस के ऊपर कितना मिला मुझे, 200 ग्राम। ये बॉडी को मैंने मून पे लेके गया, है ना। मून पे लेके जाने के बाद में इसका फिर से मैंने मास किया तो मुझे वहां पे भी कितना मिला, मुझे 200 ग्राम। इसका मतलब क्या है, बॉडी की पोजीशन यदि चेंज होती है तो भी मास क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है। लेकिन वेट के बारे में वैसा नहीं होता, है ना। वेट के बारे में वैसा नहीं होता। वेट क्या है, वेट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों, क्या होता है, सपोज ये इसका ये जो ये बॉडी है इसका वेट सपोज 100 न्यूटन है। कितना न्यूटन है, 100 न्यूटन है। और मैंने अर्थ सरफेस के ऊपर 100 न्यूटन है, मैं इसको मून पे लेके गया ना तो उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। क्यों कि वेट इज इक्वल टू, वेट का यदि फार्मूला तुमने देखा, वेट इज इक्वल टू क्या रहता है, मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय जी, है ना। ये वेट और मास के बीच में का रिलेशन है, दैट इज वेट मींस W दैट इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी वेट मून पे जाने के बाद में वेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। कितने से डिक्रीज होता है, 1/6 से डिक्रीज होता है, 1/6 टाइम्स, 6 टाइम्स डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जो सपोज एक बॉडी है उसका जो वेट है ये 60 न्यूटन है, कहाँ पे, अर्थ सरफेस के ऊपर। और वही बॉडी को मैं मून के ऊपर लेके गया तो उसका वेट कितना मिलेगा, मुझे 10 न्यूटन मिलेगा। अर्थ सरफेस के ऊपर कितना है, 60 न्यूटन है। अर्थ सरफेस के मून के ऊपर लेके जाने के बाद में कितना मिलेगा, 10 न्यूटन मिलेगा। यानी 6 टाइम्स जो वेट है वो डिक्रीज हुआ। क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि ये जो वेट है ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये जी के ऊपर डिपेंड है, वैल्यू ऑफ जी के ऊपर डिपेंड है। मास तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये जी की जो वैल्यू है, ये जी की वैल्यू मून के ऊपर अलग है, अर्थ के ऊपर अलग है। अर्थ के ऊपर ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 9.81 अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर करते हैं उसको, ठीक है। लेकिन जब मून के ऊपर जाएंगे आप
तो उसकी जो जी की वैल्यू है ये 6 टाइम डिक्रीज होती है। कितने टाइम डिक्रीज होती है? 6 टाइम डिक्रीज होती है। ये जी की वैल्यू 6 टाइम डिक्रीज होने की वजह से ये जो मास है ना, मून के ऊपर जाने के बाद, सॉरी ये जो वेट है मून के ऊपर जाने के बाद में वो भी 6 टाइम्स क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। सो दिस इज द difference between mass and weight. I hope you can understand difference between the mass and weight. Okay, so